चलिए बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। फर्स्ट पार्ट क्या था बच्चों? फर्स्ट पार्ट में हमने सबसे पहले बेसिक टर्मिनोलॉजी समझी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की। उसके बाद एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम को डायरेक्टली ग्राफिकल मेथड से यूजिंग कॉर्नर पॉइंट थ्योरी हमने सॉल्व करना सीखा। जैसा कि पहले भी डिस्कस किया जा चुका है कि सेकेंड स्टेज में हम क्या करने वाले हैं कि रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम को पहले मैथमेटिकल प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना सीखेंगे, और मैथमेटिकल प्रॉब्लम को एक बार जब मैथमेटिकल प्रॉब्लम बन जाएगी उसको सॉल्व करना हम ऑलरेडी सीख चुके हैं फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो अब जो मेन हमारा टारगेट था कि किसी भी बिजनेस प्रॉब्लम को या रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को हम लोग मैथमेटिकल लीनियर प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम में, जिसको ऑप्टिमाइजेशन की प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं, ऑप्टिमाइजेशन की प्रॉब्लम में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसको मैथमेटिकल प्रॉब्लम में कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे। तो देखिए, ये स्टार्टिंग करते हैं हम लोग। ये एक मैन्युफैक्चरिंग डोमेन की प्रॉब्लम है। एक बार आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लीजिए। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है। अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मेक्स टू मॉडल्स ए एंड बी। ठीक है, दो मॉडल्स हैं ऑफ अ प्रोडक्ट। कोई तो भी प्रोडक्ट होगा, उसके दो तरह के मॉडल्स हैं ए एंड बी। ईच पीस ऑफ मॉडल ए रिक्वायर्स 9 लेबर आवर्स फॉर फैब्रिकेटिंग एंड 1 लेबर आवर्स फॉर फिनिशिंग। ठीक है जी, अब प्रोडक्ट में दो मॉडल हैं ए और बी। ठीक है जी, और ए के मैन्युफैक्चरिंग में 9 आवर्स लगते हैं, फैब्रिकेटिंग में और 1 आवर लगता है फिनिशिंग में। उसके आगे लिखा है ईच पीस ऑफ मॉडल बी रिक्वायर्स 12 लेबर आवर्स फॉर फैब्रिकेटिंग एंड 3 लेबर आवर्स ऑफ फिनिशिंग। ठीक है जी, तो कुल मिला के उन्होंने क्या बोल दिया कि एक प्रोडक्ट को बनाने में कितने घंटे लगते हैं, ये समझा दिया आपको। आगे क्या बोल रहा है, फॉर फैब्रिकेटिंग एंड फिनिशिंग द मैक्सिमम लेबर आवर्स अवेलेबल आर 180 एंड 30 रेस्पेक्टिवली। अब क्या बता दिया उसने, कंस्ट्रेंट बता दिया कि फैब्रिकेटिंग के 180 आवर्स हैं हमारे, उसके अंदर ही सारे प्रोडक्ट बनने चाहिए, और फिनिशिंग के लिए सिर्फ 30 आवर्स है मैक्सिमम, उसके अंदर सारे प्रोडक्ट्स बनने चाहिए। एक तरह से उसने हमें कंस्ट्रेंट बता दिए। ठीक है, द कंपनी मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹8,000 ऑन ईच पीस ऑफ मॉडल ए एंड ₹12,000 ऑन ईच पीस ऑफ मॉडल बी। ये क्या बता दिया उसने, अब बता रहा है कि पर पीस मॉडल ए और मॉडल बी पर क्या प्रॉफिट निकलता है। यानी ये हमें देगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जो हमारा अल्टीमेट टारगेट होता है किसी भी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में या लीनियर प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम में, कि अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करना। इस केस में क्या मैक्सिमाइज करेंगे हम, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेंगे। देखिए, हाउ मेनी पीसेज ऑफ मॉडल ए एंड बी शुड बी मैन्युफैक्चर्ड पर वीक टू रियलाइज द मैक्सिमम प्रॉफिट एंड व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट पर वीक। तो अब मेन क्वेश्चन पूछा उसने कि भैया मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है, तो कितने पीस ए के और कितने पीस बी मॉडल बी के बनने चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन लेते हैं। देखिए, तो सबसे पहले मान लेते हैं मॉडल ए के उसने एक्स पीस बनाए और मॉडल बी के बनाए वाई पीस। ठीक है, लिखते हैं लेट एक्स इज द नंबर ऑफ पीसेस ऑफ मॉडल ए। ठीक है बच्चों, सिमिलरली y इज द नंबर ऑफ पीसेस ऑफ मॉडल बी। ठीक है, ये आपको एग्जाम में या कॉपी में जब सॉल्व करेंगे तो लिखना पड़ेगा। ठीक है जी, आगे क्या है, वी नीड टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है गिवन बाय, अब देखो बच्चों क्या करता है वो, थोड़ा सा स्पेस छोड़ते हैं यहां पर, यहां हम अब एक्चुअली में ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना। चलिए, गिवन बाय प्रॉफिट कैसे मिलेगा, एक मॉडल ए के एक पीस पर मिलता है 8,000 और मॉडल बी के एक पीस पर मिलता है 12,000, और हमने कितने पीस बनाने हैं, एक्स पीस बनाने हैं बच्चों, एक्स पीस बनाने हैं ए के और वाई पीस बनाने हैं बी के। तो प्रॉफिट आ गया एज अ ऑब्जेक्टिव फंक्शन z 8,000 इंटू एक्स प्लस 12,000 इंटू वाई। ठीक है, ये हमारा प्रॉफिट है। इस फंक्शन को
मैक्सिमाइज करना है, तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन। देखिए ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया, समझना। आपको समझना क्या है इस लेक्चर के अंदर, लर्निंग क्या होनी चाहिए कि किसी भी थ्योरेटिकल प्रॉब्लम को मैथमेटिकली लीनियर प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम में कन्वर्ट कैसे किया जाता है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना लिया हमने, ठीक है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं डिसीजन वेरिएबल्स, जो हमने कर लिए। फिर नेक्स्ट स्टेज है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन आइडेंटिफाई करना है, वो कर लिया। अब देखते हैं कंस्ट्रेंट्स। तो कंस्ट्रेंट क्या है, एक तो फैब्रिकेटिंग आवर्स का कंस्ट्रेंट है, एक फिनिशिंग आवर्स का कंस्ट्रेंट है, ठीक है, दो कंस्ट्रेंट है। और दूसरा एक जनरल कंस्ट्रेंट क्या होता है बच्चों कि एक्स और वाई की वैल्यू नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इसको बोलते हैं नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट। तो देखिए एक कंस्ट्रेंट हो गया एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फिर हो गया वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है जी। उसके बाद कंस्ट्रेंट क्या बनेगा, आपको फर्निशिंग आवर्स पे, फैब्रिकेटिंग आवर्स पे कंस्ट्रेंट मिलेगा ना, 9 आवर्स ऑफ फैब्रिकेटिंग फॉर मॉडल ए। तो 9x, मान लीजिए x मॉडल बनाए और एक मॉडल में 9 आवर्स लगते हैं, तो 9x इज द टोटल फैब्रिकेटिंग आवर्स फॉर मॉडल ए। सिमिलरली सेकेंड वाले की कितना है बच्चों, 12 लेबर आवर्स फॉर फैब्रिकेटिंग मॉडल बी, तो 12 इंटू वाई, ठीक है। ये टोटल क्या हो गया, फैब्रिकेटिंग आवर्स हो गए। इनकी वैल्यू क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 180। ये 180 से नीचे होना चाहिए ना, मैक्सिमम 180 आवर्स है ना हमारे पास। देखो कहाँ लिखा था, ये है 180 आवर्स। देखिए ये जो है ये मैक्सिमम 180 आवर्स है हमारे पास। तो फैब्रिकेटिंग का टाइम 180 से कम होना चाहिए। सिमिलरली या फिनिशिंग का टाइम क्या था, इसको थोड़ा सा अब देखो, ये डिवाइड हो रहा है बाई 3, तो ये हो जाएगा 3x है ना प्लस 4y इज लेस देन इक्वल टू 60। कोई भी इनइक्वालिटी या इक्वेशन को हम कोशिश करते हैं कि जिसके कोएफिशिएंट्स लीस्ट फॉर्म में आ जाए, मतलब जितना कम हो सके कॉमन टर्म्स को बाहर निकाल के रिड्यूस कर लेना चाहिए, सिंपल फॉर्म में लिखना चाहिए, छोटे से छोटा कोएफिशिएंट मिलना चाहिए, सो दैट ड्राइंग करते समय आसानी रहती है। चलिए तो अब सेकंड कंस्ट्रेंट है 30 आवर ऑफ फिनिशिंग। तो फिनिशिंग की वैल्यू 30 आवर से कम होना चाहिए और आइटम ए को लगता है 1 आवर, तो 1 इंटू एक्स इज एक्स, और आइटम बी को लगता है 3 लेबर आवर्स, तो 3y, ठीक है। तो दूसरा कंस्ट्रेंट ये बन गया, पहला कंस्ट्रेंट बच्चों ये बना था, दूसरा कंस्ट्रेंट बन गया ये वाला, ठीक है। और ये एक जनरल कंस्ट्रेंट है जो कि आपको लगभग सारी ही एलपीबी की प्रॉब्लम्स में रखना है। तो ये 4 कंस्ट्रेंट हमारे पास हो गए। अब इन चारों कंस्ट्रेंट को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि अभी तक करते आए थे, लीनियर प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम का ग्राफ बनाएंगे और फीजिबल रीजन निकालेंगे, और फीजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स पे चेक करेंगे कि इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ना, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, तो इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ निकल के आ रही है। चलिए तो अब क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका ना। देखिए क्या करेंगे, लेट मी टेक दिस शेप्स लाइन, ओके। चलिए तो ये बनाया मैंने वाई एक्सिस, बच्चों दिखाई दे रहा है ना, ये बनाया हमने वाई एक्सिस, ठीक है बच्चों। देखिए ये बनाया एक्स एक्सिस, ठीक है जी। अब ये देखिए ये दोनों एक्सिस बन गए, ये है आपका वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस, ठीक है बच्चों। चलिए एक सेकंड, चलिए तो अब हम क्या करते हैं, जो इनइक्वालिटीज हैं उनको ड्रॉ करते हैं। x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट ही हमारा टारगेट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर रहना है हमें, ठीक है। अब करते हैं इन दोनों इनइक्वालिटीज को ड्रॉ। तो पहले क्या करेंगे, इनके करस्पॉन्डिंग लाइन बनाएंगे, ठीक है जी। क्या बनेगी, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 60, तो 3x प्लस 4y, ये रफ का काम है बच्चों ना, इतना काम जो आपको करना है ये फेयर का करना है, आपको सॉल्यूशन बुक में इतना सब लिखना है। अब ये जो काम मैं कर रहा हूँ इतना यहाँ, ये रफ वर्क है ना, इसको रफ बोल सकते हैं ना आप, रफ वर्क है ये, आपको एक्स्ट्रा कॉपी मिलेगी रफ करने के लिए। तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 60, ये हम क्यों करते हैं, कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए, जिनसे हम ये करस्पॉन्डिंग लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट रख के फिजिबल रीजन निकालेंगे। तो x को 0 रखा तो y कितना मिलेगा बच्चों, 15, ठीक है जी। यहाँ x 0 आएगा तो 4y इज 60, तो y इज इक्वल टू 15। सिमिलरली यदि y को 0 रखूंगा तो 3x इज 60, तो x बराबर 20,
तो पॉइंट्स मिल जाएंगे बच्चों 20,0 एंड 0,15। देखो 0,15 एक पॉइंट होगा और एक होगा 20,0। अब इन पॉइंट्स को मुझे प्लॉट करके इस इनइक्वालिटी के करस्पॉन्डिंग लाइन ड्रॉ करनी होगी। ठीक है जी, तो चलिए देखते हैं। तो 20,0 मान लीजिए ये 20,0 पॉइंट है यहाँ, ठीक है, और 0,15 ये समवेयर यहाँ मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 0,15 और ये हो गया 20,0। ठीक है बच्चों, अभी क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं। चलिए लाइन ड्रॉ करते हैं। वी टेक अ स्ट्रेट लाइन, इससे निकलने वाली एक लाइन जो कि 0,15 से क्रॉस होगी। ठीक है, ये लाइन होगी बच्चों। अब इस लाइन की इक्वेशन क्या है, इस लाइन की इक्वेशन क्या है बच्चों, 3x + 4y = 60। तो चाहे तो हम लिख देते हैं एक बार 3x प्लस, आपको ये एग्जाम में ग्राफ ड्रॉ करना होगा और ये सब लाइन मार्क करनी होंगी, है ना। एग्जामिनर को पता होना चाहिए कि ये आपने क्या ड्रॉ किया है ना, ये लाइन ड्रॉ की है हमने बच्चों ना। तो एवरीथिंग शुड बी क्लियर सो दैट एग्जामिनर इज टोटली क्लियर कि आप क्या करना चाह रहे हो, आपने क्या किया है। ठीक है बच्चों, आप समझ के चलो कि एग्जामिनर क्लास 6 का बच्चा है, उसको आप सब चीज़ क्रिस्टल क्लियर करके समझा के आओगे बोर्ड में, तभी आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। अब देखते हैं कौन सा रीजन रिप्रेजेंट करेगी ये इनइक्वालिटी। तो 0 0 रखा, ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट रखे मैंने, ये ऑरिजिन है, ये ऑरिजिन है जिसके कोऑर्डिनेट होंगे 0 0। ठीक है बच्चों, तो एक बार इसको हटा देते हैं, 0 0 ये ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट हो गए। ठीक है, तो 0 रखने पे क्या मिलेगा, इस इनइक्वालिटी की बात कर रहा हूँ बच्चों, 0 इज लेस देन 60 ट्रू आ रहा है, यानी दिस इनइक्वालिटी इज सेटिस्फाइंग या इज सेटिस्फाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑरिजिन, यानी ऑरिजिन कंटेन करने वाला जो एरिया है। अब दिस लाइन डिवाइड्स द प्लेन इन 2 हाफ, तो ये जो हाफ है इसमें ऑरिजिन लाई करता है और ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं। तो ऑरिजिन वाला एरिया इस इनइक्वालिटी का रीजन हो गया। तो कौन सा एरिया हो गया बच्चों, ये एरिया हो गया। देखो ये वाला एरिया, ये एरिया एक्चुअली निकल के आ गया फीजिबल बाय दिस इनइक्वालिटी। अब हम क्या करते हैं, दूसरी वाली इनइक्वालिटी को ड्रॉ करते हैं। चलिए देखते हैं, अगेन वही प्रोसेस है क्या। देखिए जैसे ये मैं हटा देता हूँ एक बार, देखिए बच्चों अब हम करेंगे x + 3y < 60 वाली लाइन ड्रॉ करना है। तो x + 3y = 30, सॉरी मैंने 60 बोल दिया शायद, x + 3y < 30। तो x को 0 रखोगे तो y मिलेगा, कितना मिलेगा 10। ठीक है, y को 0 रखोगे तो x मिलेगा 30, सिंपल है। तो कोऑर्डिनेट्स हो गए 0, 10 एंड 30,0। तब इन कोऑर्डिनेट्स को मुझे लोकेट करके प्रिंट करना है। ठीक है, लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ कहीं मान लेते हैं पॉइंट है 30,0। ठीक है, ये पॉइंट, और दूसरा है 0,10, तो 10 कहीं यहाँ मान लेते हैं ना, तो 0,10 ये पॉइंट हो गया 0,10। अब इन दोनों पॉइंट को मिला के हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है जी, तो देखिए बच्चों, ये वी विल टेक वन शेप लाइन। ठीक है, देखिए अब मुझे क्या करना है बच्चों, ध्यान से देखना कि ये जो आप यहाँ से देखिए, ये जो दो पॉइंट्स मिले मुझे 30,0 और 0,10, इन दोनों से गुजरती हुई एक लाइन ड्रॉ करनी है। सेकंड, तो ये लाइन कुछ इस तरीके से हो जाएगी बच्चों। ठीक है, ये लाइन होगी, इसको हम दूसरी तरफ भी ले आ सकते हैं। तो दिस इज द लाइन। ठीक है, इसकी इक्वेशन लिख देंगे एक बार। क्या इक्वेशन है इस लाइन की, x + 3y = 30। दिस लाइन इज x + 3y = 30। ठीक है, ये दो लाइन हो गई। अब देखते हैं ये एरिया, मतलब ये कौन सा फिजिबल रीजन है इस लाइन का। तो 0 0 रखा, 0 इज लेस देन 30, यानी ये इनइक्वालिटी भी 0 वाला प्लेन, या ऑब्वियसली बार बार मैं बोल चुका हूँ, एक लाइन प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड करती है। तो ऑरिजिन को कंटेन करने वाला प्लेन
इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ये नीचे वाला हिस्सा। ठीक है, कौन सा एरिया बच गया हमारे पास? हमारे पास बच गया नीचे वाला एरिया, ये एरिया देखो, ये एरिया। ठीक है, ये एरिया ना। अच्छा, अब ये वाला पार्ट भी सिंस कायदे से तो जो x + 3y < 30 इनइक्वालिटी है उसमें ये एरिया भी आना चाहिए, है ना। मगर ये एरिया पहली वाली इनइक्वालिटी से, पहली वाली जो इनइक्वालिटी है उसके हिसाब से डिस्कार्डेड है, तो मैं इसको नहीं लूँगा। हमें हमेशा कौन सा एरिया लेना पड़ता है? जो सारी की सारी इनइक्वालिटीज़ का कॉमन एरिया होगा। तो फिर मेरा फाइनल फीजिबल रीजन बचेगा सिर्फ इतना। देखिए ये बचेगा मेरा फाइनल फीजिबल रीजन इतना। ठीक है, इसको मैं और डार्क कर देता हूँ, ठीक है ना, ताकि ये अच्छे से क्लियर हो जाए ना। ये जो एरिया है, दिस इज अवर फाइनल फीजिबल एरिया, क्योंकि हमने सारी इनइक्वालिटीज ड्रॉ कर ली हैं, कोई भी इनइक्वालिटी नहीं बची है। दिस एरिया जो कि मैंने एकदम डार्क कर दिया है, दिस एरिया इज एक्चुअली अवर फाइनल फीजिबल रीजन। देखिए ये बाउंडेड है, तो हमें उस रूल को यूज़ करने की जरूरत नहीं है कि जब अनबाउंडेड होता है तो क्या करते हैं ना, वो कॉम्प्लिकेसी इसमें नहीं है, सिंपल केस बन गया। इसमें चारों कॉर्नर पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को देखिए 3 कॉर्नर पॉइंट्स हमें ऑलरेडी पता है, 0,10, 20,0 एंड 0,0। एक कॉर्नर पॉइंट क्या होगा? इन दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो अभी रफ में जाएंगे और दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। देखिए ये देखिए, एक सेकेंड। तो क्या करना है बच्चों, अभी हमें इन दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो क्या कर सकते हैं, सिंपल, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो और ऊपर वाली इक्वेशन को नीचे में से माइनस कर दो। तो 3x से 3x कट गया, ये हो गया 9y, 4y - 9y हो गया 5y, और ये हो गया 3 से किया था 90 - 60 30 हो गया। तो दिस इज इक्वल टू 30। तो पॉइंट मिल जाएगा बच्चों, y इज इक्वल टू 6, और y 6 होगा तो यहाँ रखो y 6, 6 3 18, 30 - 18 12, तो x आ गया 12, x की वैल्यू आ गई 12। तो कोऑर्डिनेट बन गया 12,6। तो ये जो पॉइंट है, चौथा पॉइंट जो था, ये पॉइंट क्या हो गया 12,6। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट हो गया 12,6। इन्हें मार्क कर दो, A, B, C और D। ठीक है, इतनी एक्सरसाइज करने के बाद, इतना एक्टिविटीज़ करने के बाद, ये आप अच्छे से फेयर करके बनाएंगे, इसी पे मार्क्स मिलेंगे आपको। ये इनइक्वालिटीज़ अच्छे से ड्रॉ करेंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन ठीक से ड्रॉ करेंगे, इन सारे के स्टेप मार्किंग होती है इन सारे पॉइंट्स की, है ना। ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इनइक्वालिटीज़, फिर प्रॉपर आपने जो ग्राफ बनाया है उसमें सारी लाइंस ठीक बनाई है, नहीं सारे पॉइंट्स क्लियरली इंडिकेट किए हैं कि कौन से पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, प्लस जो लाइंस बनाई हैं उन लाइंस की इक्वेशन। ठीक है, यहाँ इनइक्वालिटी मत लिखना, यहाँ लाइन लिखना, क्योंकि ये लाइन को रिप्रेजेंट करती है। ये इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होगा तो लाइन आएगी। ठीक है, और जब इनइक्वालिटी में जाएंगे तो वो एरिया रिप्रेजेंट करेगा। इनइक्वालिटी क्या करती है, एक एरिया को रिप्रेजेंट करती है, और लाइन क्या करती है, इक्वेशन का होता है इक्वल। तो जब लेफ्ट और राइट टर्म इक्वल होते हैं तो एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है ना। तो सिंस हम यहाँ लाइन बनाई है हम लोगों ने, तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना, इनइक्वालिटी मत लिखना यहाँ पे एग्जाम में। ठीक है, इतना एक्टिविटी करने के बाद हम लोग बनाएंगे फाइनल टेबल, जिसमें कॉर्नर पॉइंट और हर एक कॉर्नर पॉइंट पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू ये हम प्लॉट करेंगे। तो देखिए बच्चों, ये काम आप फेयर में करेंगे। तो मैं यहाँ बना देता हूँ कॉर्नर पॉइंट्स। ठीक है बच्चों, और यहाँ क्या बनेगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जो कि क्या दिया हुआ है बच्चों, हमारे केस में क्या निकल के आया है, 8,000x प्लस 12,000y, है ना। तो ये एक टेबल के फॉर्म में बनाओगे बच्चों आप। देखिए इसको बनाओगे आप एक टेबल के फॉर्म में, है ना। तो मैं इस टेबल का कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। देखिए क्लियरली आइडेंटिफाई की ये टेबल बन रही है हमारी। ठीक है जी, तो इसमें पॉइंट A है, B है, C है और D है। ठीक है जी, हर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट देख लेते हैं। पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या आ रहे हैं, पॉइंट A के कोऑर्डिनेट बच्चों क्या आए, देखो 0,10, पॉइंट B 12,6, पॉइंट C 20,0 एंड पॉइंट D इज ऑरिजिन एक्चुअली ना। तो ये हो गए। अब इन सारे पॉइंट्स पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो 0,10 पे क्या आएगा बच्चों, 12,000 है तो 1,20,000 हो गया। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल है।
12,6 में क्या होगा, 12 इंटू 8 96 और 12 इंटू 6 कितना हो गया 72। तो ये हो गया 12 इंटू 8 96 और 72 तो हो गया 168। तो 1,68,000, ठीक है। सेकेंड वाली वैल्यू आ गई निकल के। थर्ड क्या है 8,000 इंटू 20 कितना हो गया 1,60,000, ठीक है। ये और ये तो जीरो होगा। तो देखिए आपने देखा कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है इस वाले पॉइंट पर। तो पॉइंट बी यानी ये पॉइंट है, ये आपको मैक्सिमम प्रॉफिट यील्ड करेगा और मैक्सिमम प्रॉफिट की वैल्यू कितनी होगी 168। तो आप यहाँ लिखेंगे बाकायदा मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है। या फिर इसके लिए एक सेकेंड, देखिए मैक्सिमम प्रॉफिट आपको लिखना है ना, तो आप कैसे लिखेंगे यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट इज 1,68,000 रुपीज एंड सेकेंड पार्ट क्या था व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट पर वीक एंड हाउ मेनी पीसेस ऑफ मॉडल ए एंड मॉडल बी। तो लिखो मॉडल ए शुड बी प्रोड्यूस्ड 12 पीसेस पर वीक, ये लिखोगे ना 12 पीसेस पर वीक, और मॉडल बी क्या लिखोगे बच्चों 6 पीसेस पर वीक या पर वीक, ठीक है। तो इस तरीके से आप एग्जाम में एग्जामिनर को एक एक चीज क्लियरली बोलकर आओगे कि दिस इज द रिजल्ट। तो इस तरीके से बच्चों हमने सीखा कि बिजनेस प्रॉब्लम को या थियोरेटिकल प्रॉब्लम को सबसे पहले मैथमेटिकली मॉडल्स में कन्वर्ट करते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड कंस्ट्रेंट, फिर उसको ठीक वैसे ही सॉल्व करते हैं जैसे कि हमने अभी इनिशियल पार्ट ऑफ दिस लेक्चर में देखा था कि किसी भी जनरल मैथमेटिकली गिवन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। तो ठीक है, आपके एग्जाम में मार्क्स केवल क्वेश्चन सॉल्व करने की नहीं है, इस बात की भी है कि आप कितना क्लियरली और कितनी कॉम्प्रिहेंसिवली चीज़ों को एक्सप्लेन करके कॉपी में आप आते हैं। थैंक यू।